2005 में 498 ए नाम का कानून शादी के बाद महिलाओं की हिफाजत के लिए बना। मूल मकसद ये था कि दहेज के लिए महिला को ससुराल में परेशान ना किया जाए। करीब 40 साल बाद इसी कानून को लेकर ये चिंता हो रही है कि कैसे पुरुषों के विनाश का कारण बन रहा है। 498 ए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में हुआ करता था। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में वही कानून धारा 85, 85 और 86 हो गया। कानून और प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आरोप लग रहे हैं कि कुछ शादीशुदा महिलाएं पति और ससुराल वालों को आपराधिक केस में फंसाने के लिए मास डिस्ट्रक्शन वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के खुलासे के बाद फिर से 498 ए चर्चा में है। आरोप लगे हैं कि पत्नी निकिता सिंघानिया, ससुराल वालों और जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक से तंग आकर अतुल सुभाष ने भरी जवानी में जान दे दी। हैरेसमेंट पर हैरेसमेंट, तारीख पर तारीख, घूस पर घूस। अतुल सुभाष ने जान देने से पहले 80 मिनट का जो वीडियो बनाया, 24 पन्नों में जो आप बीती लिखी, उससे पूरा देश सिहर उठा। जस्टिस इज ड्यू यानी इंसाफ बाकी है प्रिंटेड शर्ट पहनकर अतुल ने मौत को गले लगा लिया। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। अतुल सुभाष और निकिता का घरेलू कलह, घरेलू हिंसा का आपराधिक केस बनकर जौनपुर की फैमिली कोर्ट में पहुंच गया था। जज रीता कौशिक केस की सुनवाई कर रही थी। जिस दिन अतुल सुभाष के दर्दनाक कहानी को देश ने जाना, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए यानी कि घरेलू हिंसा कानून को लेकर बात वहां हो रही थी। जस्टिस बीएस नागरत्ना और जस्टिस एन काटेश्वर सिंह की बेंच द्वारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस तेलंगाना केस सुन रही थी। महिला ने एक पति सास ससुर पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था। महिला ने केस तब लगाया जब पति ने तलाक मांगा था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने केस खारिज करने से मना किया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। इसी केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीएस नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि 498 ए पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। कभी कभी पत्नी की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए का सहारा लिया जाता है। बेंच ने कहा कि हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहे कि 498 ए के तहत क्रूरता झेलने वाली किसी भी महिला को चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से खुद को रोकना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसे मामलों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कानून में बदलाव होना चाहिए। वो एक समय रहा होगा जब कभी इसकी आवश्यकता रही होगी, लेकिन समय के हिसाब से जिस ढंग से इसका दुरुपयोग हो रहा है 498 ए के प्रोविजन का, या और भी मैरिटल लॉज से संबंधित जो कुछ कानून है उनका भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। सारे इन लॉज को फंसा दिए जाते हैं, हस्बैंड को टारगेट किया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड का लाइफ एकदम हेल हो जाता है। अभी ऐसी केस में आप देख लीजिए, तो इसमें व्यापक बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच या किसी कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा कि 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है। हर महीने किसी न किसी केस को लेकर 498 ए के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट अलर्ट करते रहे। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ही घरेलू हिंसा कानून और 498 ए को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानून बताया था। अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दादा दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी फंसाया जा रहा है। मई में केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि पत्नियां अक्सर बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करवा देती हैं। मई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानून में बदलाव के लिए कहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कानून जस का तस आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने लेवल पर कुछ करेक्शन किए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए का दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कंडीशन थी कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। 2022 में कोर्ट ने रूलिंग दी कि पीड़ित महिलाओं को बताना होगा कि किस समय और किस दिन उसके साथ पति और उसके ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की है। केवल ये कह देने से कि उसके साथ क्रूरता हुई है, इससे धारा 498 ए का मामला नहीं बनता। मानसिकता कितनी गलत होती जा रही है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे तो उसका हम इस कदर मिसयूज कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी खुद बोलना पड़ा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, लेकिन आज भी बदलाव तो नहीं आया। पुरुष उसी तरीके से मर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला के साथ अगर गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, अगर पुरुष के साथ गलत हुआ तो भी हम उतनी ही बुलंद तरीके से आवाज उठाएंगे। 1983 में घरेलू हिंसा का कानून बना था। घर के अंदर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए बने इस कानून में माँ, बहन, पत्नी, बेटी, विधवा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी शामिल किया। महिलाओं को अधिकार मिले तो शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक, यौन हिंसा हुई तो घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत कर सकती हैं। महिला पति के साथ साथ सास, ससुर, ननद, देवर के खिलाफ भी शिकायत कर सकती हैं। कानून कहता है कि किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या उसके ससुराल वालों ने क्रूरता की तो अपराध माना जाएगा। महिला से मारपीट, शारीरिक क्रूरता, ताने मारना, तंग करना, मानसिक क्रूरता, पैसे, संपत्ति मांगना भी क्रूरता है। कानून बन गया कि महिला ही पीड़ित मानी जाएगी। पुरुषों के पास इतना अधिकार भी नहीं रहा कि वो इस कानून के तहत किसी महिला के खिलाफ शिकायत कर सके। अगर पत्नी पति के साथ मारपीट, टॉर्चर करे तो वो घरेलू हिंसा नहीं मानी जाएगी। राहत बस इतनी कि 498 ए की शिकायत झूठी साबित हुई तो आरोपी मानहानि का दावा कर सकता है। महिलाओं को मिले यही असीमित अधिकार पुरुषों के विनाश का कारण बनने लगे, जो अब सामाजिक, लीगल हर एंगल से भीषण समस्या बने हैं। इतने भीषण कानून से पति या ससुराल वाले या तो जेल में डाले जाते हैं या केस चलता रहता है। ऐसे केसेस का कन्विक्शन रेट बहुत कम रहा है। एनसीआरसीबी डेटा के मुताबिक पिछले 6-7 साल में सालाना दोष सिद्धि 13 से 18% के बीच रही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।